ऑल राइट। तो हमने लास्ट क्लास में बात की थी। हमने देखा था कि बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लेशन क्या हो सकते हैं, लो एंड स्टेबल। कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन क्या है, वो भी हमने अच्छी तरह डिटेल में देखा कि पोटेंशियल बेनिफिट्स ऑफ इन्फ्लेशन हमने देखा, और हमने साथ में जो कॉस्ट थी इन्फ्लेशन की वो भी देखी। अच्छा, जनरली अगर हम बात करें तो जो कॉस्ट ऑफ इन्फ्लेशन है ना, वो नॉर्मली हाई इन्फ्लेशन की होती है, आपको पता है अच्छे तरीके से। और सर इसलिए जी, जो कल आप पढ़ा रहे थे शूलर दे कॉस्ट, मेन्यू कॉस्ट वगैरह, सर इसकी इसके क्या, आवाज नहीं आ रही आपकी। अच्छा, चलें। तो हम आगे चल रहे हैं हम, और इस आज चैप्टर को खत्म करेंगे क्योंकि आज मैंने आपको देनी सर है आपका असाइनमेंट। नेट नहीं सही चल रहा। अच्छा, मेरा नेट सही नहीं सर चल रहा, सही आवाज चल रहा। सर सही सही चल। चल रहा है। हाँ, आपका खराबी है कोई आपकी तरफ से। अच्छा, वरना ना मुझे यहाँ स्क्रीन पे आ जाता है, लिखा हुआ है कि योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल, तो ऐसा नहीं है अभी फिलहाल। अच्छा, तो अब मैंने ये चैप्टर खत्म करना है आज, उसके बाद मैं आपको दूंगा एमसीक्यू जो इस चैप्टर के एंड पे दिए होते हैं हमेशा से। अब मैं वो करवाऊंगा नहीं क्लास में, आपको ही करने हैं, और उसकी डिस्कशन फिर हम बाद में रख लेंगे इसकी। अभी तक पिछली भी डिस्कशन नहीं हो सकी जो आपने असाइनमेंट की हुई है, लेकिन उसकी भी ऑफ कोर्स करनी है मुझे। लेकिन वो बस मैं चाह रहा था ये चैप्टर जो है ना हमारा किसी तरह से खत्म हो जाए, इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये। तो कोई बात नहीं, वो हम कर लेंगे इकट्ठे, एक दो दिन लगा लेंगे। तो ये जो आपको दूंगा असाइनमेंट, ये भी आपको वीकेंड पे कर लेनी है, और आपके जो डेडलाइन है वो वही है सैटरडे मिडनाइट। उसके बाद अगर असाइनमेंट आएगी तो मैं चेक नहीं करूंगा। अच्छा, और तो इसको जल्दी से खत्म करते हैं। तो अच्छा, अब उसमें ये है कि अब मुझे नहीं पता कि शुजात और अबीरा आप दोनों को सवाल का पता है कैसे अटेम्प्ट करते हैं, या एक 8 नंबर में या 12 नंबर में मार्क्स की डिस्ट्रीब्यूशन कैसे होती है। एनीवे ये मैं क्लास के एंड पे, अगर आपको नहीं पता तो मैं आपको बता दूंगा, क्योंकि बाकियों को तो पता है क्योंकि वो अटेम्प्ट कर रहे हैं ना क्वेश्चन। अच्छा, तो अब है फैक्टर्स अफेक्टिंग द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ इन्फ्लेशन। अच्छा, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब वो देखिए, इन्फ्लेशन के कॉन्सिक्वेंसेज तो होते हैं, ठीक है, अच्छे भी होते हैं बुरे भी होते हैं, ठीक है। अच्छा, अब लेकिन वो कह रही है वो कौन से फैक्टर्स हैं जो कि ये डिटरमिन करेंगे कि इफेक्ट ज्यादा बड़ा होगा या कम होगा, ठीक है। नॉर्मली हम कॉन्सिक्वेंसेज लेते हैं ना, यू हैव टू फेस द कॉन्सिक्वेंसेज, मतलब हम नेगेटिव वे में ही लेते हैं जनरली ना। अच्छा, तो ये फैक्टर बताएंगे कि इन्फ्लेशन का इम्पैक्ट ज्यादा होगा या कम होगा। अच्छा, जैसे पहला हम अगर फैक्टर देखते हैं तो लिखा हुआ है द कॉज ऑफ इन्फ्लेशन, यानी कि इन्फ्लेशन होने की वजह क्या है। जैसे मैंने आपको कल बताया, अगर इन्फ्लेशन होने की वजह है डिमांड पुल इन्फ्लेशन, तो आपका जो जो इन्फ्लेशन का जो इम्पैक्ट है, जो नुकसान है, वो ज्यादा नहीं होगा। उसकी वजह वजह यह है कि जब डिमांड पुल इन्फ्लेशन होती है तो एग्रीगेट डिमांड राइट पे शिफ्ट करती है, ठीक है, और डिमांड बढ़ने से शॉर्टेज होती है और कीमतें बढ़ती हैं। लेकिन डिमांड पुल इन्फ्लेशन से जीडीपी बढ़ती है, जैसे अब मैंने आपको कल भी बताया था, डिमांड पुल इन्फ्लेशन से जीडीपी बढ़ती है, क्योंकि जब एग्रीगेट डिमांड बढ़ती है तो शॉर्टेज होती है, प्राइस लेवल ऊपर को जाता है, तो प्रोड्यूसर्स इनकरेज होते हैं और वो ज्यादा प्रोड्यूस करने की कोशिश करते हैं। तो जीडीपी बढ़ेगी तो एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगी, तो ये एक अच्छी बात। तो इसका इम्पैक्ट, माना इन्फ्लेशन बुरी चीज है, रियल इनकम को कम करेगी, लेकिन उतनी बुरी नहीं है क्योंकि साथ साथ ग्रोथ भी तो हो रही है। लेकिन कंपेयर टू अगर वो इन्फ्लेशन कॉस्ट पुश है और कॉस्ट बढ़ने से हो रही है, तो वो ज्यादा नुकसानदेह है, क्योंकि वो आपकी जीडीपी को कम कर रही है। कैसे? क्योंकि कॉस्ट बढ़ने से प्रोड्यूसर डिस्करेज होते हैं और एग्रीगेट सप्लाई लेफ्ट पे शिफ्ट कर जाता है, तो कीमतें तो यहाँ भी बढ़ रही हैं लेकिन जीडीपी भी साथ कम हो रहा है। तो ये ज्यादा खतरनाक है। एक तो ये हो गया कि इन्फ्लेशन हो क्यों रही सर है जी। सर इसको इस तरह लिखते हैं कि एक्सपोर्ट प्राइसेस जो है वो बढ़ जाएंगे, इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगी और एक्सपोर्ट प्राइसेस कम हो जाएंगी। एक्सपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगी, क्यों? जरा को तो एलाबरेट कर दो। इंपोर्ट प्राइसेस बढ़ जाएंगी। अच्छा, क्यों इंपोर्ट प्राइसेस, क्यों, किस में, कॉस्ट पुश में? सर इन्फ्लेशन की जी सर। कॉस्ट पुश में इंपोर्टेड, आप कह सकते हो कि कॉस्ट पुश बाज़ इंपोर्टेड आइटम की वजह से भी होता है, क्योंकि रॉ मटेरियल आप ले रहे हो और वहां से महंगा मिल रहा है। जैसे ऑयल को ले लो आप, तो ऑयल महंगा आ रहा है तो आपकी कॉस्ट भी बढ़ गई। तो उस लेकिन जरूरी नहीं है कि सलाम कॉस्ट सर।
वालेकुम सलाम। जरूरी नहीं है कि कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन जो है वो हमेशा इंपोर्टेड आइटम की वजह से ही हो। आपके लोकल कॉस्ट भी तो बढ़ सकती है ना, जैसे कि बिजली महंगी हो गई या वर्कर ज्यादा वेजेस डिमांड कर रहे हैं या कोई भी रीजन। तो जरूरी नहीं है कि इंपोर्ट्स ज्यादा महंगी होंगी तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेशन होगी। कॉस्ट बढ़ने की तो बहुत सी वजह हो सकती है। ये भी हो सकता है वर्कर्स अब अनट्रेन्ड मिल रहे हैं, वर्कर्स आपको नहीं मिल रहे, या जो यंग वर्कर्स थे वो चले गए हैं और अब आपके पास वर्कर्स अवेलेबल नहीं है, वो दूसरे मुल्क चले गए हैं, तो अब शॉर्टेज हो गई वर्कर की जिससे वेज बढ़ गई है। तो कोई भी रीजन हो सकता है। तो इसमें इंपोर्ट प्राइस वन ऑफ द रीजन हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं है। अभी समझ आ गई ना आपको? जी सर। अच्छा, और भी कुछ कहना चाह रही थी आप कि बस यही बताना था? सर बस यही पूछना था। अच्छा, ओके। अच्छा, दूसरा जो फैक्टर है जिससे पता चलता है कि इन्फ्लेशन ज्यादा नेगेटिव इम्पैक्ट डालेगी कि नहीं, वो है कि इन्फ्लेशन जो है ना वो हाई है कि लो है। आपको पता ही है, अगर हाई है तो नुकसानदेह, आपको पता है रियल इनकम कम हो जाती है आपकी, लोग खरीद नहीं सकते, फिर आपकी जो प्रोडक्ट है वो दूसरे मुल्कों के मुकाबले में अनकम्पेरेटिव हो जाएगी क्योंकि यहाँ प्राइस ज्यादा है बाहर। जैसे मैं एग्जांपल आपको देता हूँ कि इंडिया में जो किया स्पोर्टेज है, आपको पता है कितने की मिलती है? वो मिलती है 20 लाख रुपए की। कैन यू इमेजिन? और भाई 20 लाख की तो यहाँ ऑल्टो नहीं मिलती, वो भी 27 लाख की है। 20 लाख की मिल जाती है। फॉर्चूनर लेनी है 40 लाख की मिल जाएगी आपको, यहाँ तो 1.5 करोड़ की है। तो इसका मतलब है कि अगर, क्यों? क्योंकि वहां इन्फ्लेशन चल रही है 6%, हमारे यहाँ चल रही है 40%, तो यही होना है ना भाई। अच्छा, तो अब इसका मतलब कि इन्फ्लेशन ज्यादा है तो उसका इम्पैक्ट भी ज्यादा बड़ा होगा। और जैसे मैं आपको बता रहा हूँ, लिविंग स्टैंडर्ड की शक्ल में कंट्री आपका अनकम्पेरेटिव हो जाएगा क्योंकि आपकी चीजें ज्यादा महंगी है तो लोग आपसे लेंगे नहीं। अब इंडिया तो एक्सपोर्ट कर रहा है चीजें, और जैसे आपको बताया कि कहते हैं कि 2050 में सेकंड लार्जेस्ट कंट्री बन जाएगा इन टर्म्स ऑफ जीडीपी, चाइना के नीचे। तो वो यही वजह है। अच्छा, तो लेकिन अगर लो है तो आपको पता है कि लो इन्फ्लेशन जो है वो इतनी नुकसानदेह नहीं होती क्योंकि उसमें लोगों की परचेजिंग पावर कम नहीं होती है। मेरा एक सवाल है। हाँ, नहीं नहीं, इसमें हमारे 6-7 बच्चे आए हैं, हमने प्राइवेट फीस दी हुई है। अच्छा, मेरा सवाल अब ये है भाई, अल्लाह की आपस में, कसम भाई, 12-12 हज़ार दे रहे हैं सारे ही। अरे यार आपस में बातें क्या कर रहे हो? यहाँ क्लास हो रही है तो आप क्लास से बाहर निकल के बात कर लो। ऐसा करो, आपको कोई प्रॉब्लम है ना? चलो मैं रुक जाता हूँ, जरा ठहर जाए 1 मिनट। मैं आपको बता रहा था कि रेट ऑफ, तो क्या कहते हैं, हाँ, अगर लो इन्फ्लेशन है ना, तो अब सवाल ये है कि लो इन्फ्लेशन से ना आपकी परचेजिंग पावर बढ़ रही होती है। अब सवाल ये, परचेजिंग पावर कैसे बढ़ती है? सर लो इन्फ्लेशन है, कीमतें तो फिर भी बढ़ रही है ना, तो परचेजिंग पावर तो कम हो रही होगी, तो परचेजिंग पावर बढ़ेगी कैसे? तो और लो इन्फ्लेशन कैसे अच्छी होगी? कोई जवाब दे सकता है इसका? क्वेश्चन रिपीट सर करेंगे? रिपीट कर। क्वेश्चन मेरा ये है कि मैंने आपसे कहा कि हाई रेट ऑफ इन्फ्लेशन तो बुरी चीज है, समझ आती है, लिविंग स्टैंडर्ड कम हो जाता है, रियल इनकम गिर जाती है आपकी, आपका मुल्क जो है ना वो अनकम्पेरेटिव हो जाता है इंटरनेशनल मार्केट में, समझ आती है, पॉवर्टी बढ़ जाती है। मैं कह रहा हूं अगर लो इन्फ्लेशन है तो इसका इम्पैक्ट उतना नेगेटिव नहीं होता। इनफैक्ट इन लो इन्फ्लेशन में आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाती है। तो सवाल मेरा ये है कि परचेजिंग पावर कैसे बढ़ती है, क्योंकि कीमतें तो फिर भी बढ़ रही है ना लो इन्फ्लेशन में भी। क्या ख्याल है? कोई जवाब दे सकता है इसका? लो सर पर आप ये इन्फ्लेशन, भी तो देखें, जो लो इन्फ्लेशन होती है उसमें सर लोगों की परचेजिंग सर पावर बात ज्यादा रिपीट कर होती है। देंगे अपनी एक दफा? यार 2 दफा तो रिपीट मैंने की है आपकी बात। मैंने सॉरी आपको, सर, सुन नहीं रहा था। हाँ तो इधर सुने, लो इन्फ्लेशन अगर जी सर। मौजूद है, एक कंट्री में लो इन्फ्लेशन है यानी कि कीमतें बढ़ रही हैं आहिस्ता आहिस्ता, मैं कह रहा हूं इससे आपकी परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी। तो मैं कह रहा हूँ कैसे बढ़ेगी? कीमतें तो बढ़ रही हैं तो परचेजिंग पावर कैसे बढ़ जाएगी? सर क्योंकि इन्फ्लेशन लो है तो लोगों की जो इंक्रीज इन इनकम होगी वो ज्यादा होगी। ये वेरी गुड, इतना सिंपल सा आंसर था, शाबाश। कि लो इन्फ्लेशन में कीमतें आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, जबकि जो आपकी इनकम बढ़ती है पर ईयर वो इससे कहीं ज्यादा बढ़ रही है, तो लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ेगी और लोगों को वो लो इन्फ्लेशन बॉदर नहीं करेगी, फील नहीं होगी। इनफैक्ट अगर लोगों की इनकम नहीं भी बढ़ रही
तब भी वो इतनी स्लो बढ़ रही है कि लोगों को नहीं लगेगा कि उनकी परचेजिंग पावर में कोई खास फर्क पड़ रहा है। पड़ रहा होगा, लेकिन 1 रुपया 2 रुपया अगर साल में महंगी हो गई कोई चीज तो क्या फर्क पड़ता है। अच्छा, तो मैंने बताया तो उसमें फिर फायदा, इसका फायदा है ना, लिविंग स्टैंडर्ड अगर आपकी इनकम ज्यादा तेजी से बढ़ेगी। और वर्कर्स, जैसे मैंने आपको पहले बताया कि वेजेस ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कीमतें बढ़ ही नहीं रही, इतनी स्लो बढ़ रही हैं। तो वो जब वो वेजेस ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे तो ऑफ कोर्स जो प्राइसेस हैं वो भी नहीं बढ़ेंगी। और वर्कर्स को आप अनएम्प्लॉय भी नहीं करेंगे कि वर्कर्स महंगे हो गए हमने नहीं रखना, तो एम्प्लॉयमेंट भी चलती रहेगी आपकी, क्योंकि वर्कर्स ना डिमांड ज्यादा कर रहे हैं ना कॉस्ट बढ़ रही है, तो वर्कर्स भी आप रखेंगे और प्रोडक्शन भी ज्यादा हो जाएगी। प्रोड्यूसर ज्यादा भी बनाना शुरू कर देगा, क्योंकि उसकी कॉस्ट नहीं बढ़ रही, वेजेस ज्यादा डिमांड नहीं की जा रही, लेकिन प्राइसेस तो आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रही हैं, तो उसका प्रॉफिट बढ़ रहा है, वो ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, तो इकोनॉमिक ग्रोथ की तरफ जाएंगे आप। अच्छा, तो अब लेकिन अगर हाई इन्फ्लेशन बुरी है तो हाइपर इन्फ्लेशन तो बहुत ही बुरी हो गई। हमने पढ़ा ये, कीमतें आसमानों को जा रही हैं, वो हमने 10 बिलियन जिम्बाब्वियन पाउंड की डॉलर की बात की थी है। तो अब उस केस में हाइपर इन्फ्लेशन में लिखा हुआ है करेंसी अपनी फेद को, अपने ट्रस्ट को लूज कर देती है। ठीक है, क्या मतलब, और गवर्नमेंट जो है ना, वो गवर्नमेंट के उतरने का भी सबब बनती है। लोग जो हैं वाइल ट्रेडिंग, वो करेंसी का इस्तेमाल करना बंद कर देते हैं। वो कहते हैं करेंसी इस्तेमाल नहीं करनी हमने। क्यों यार, इस्तेमाल करेंगे महीने बाद करेंसी की वैल्यू आधी रह जाएगी, हाइपर इन्फ्लेशन जो हो रही है, तो वो फिर बार्टर पे आ जाएंगे ना। तो करेंसी का इस्तेमाल कोई कर नहीं रहा, बार्टर पे आ गए, और बार्टर ट्रेड में तो आपको बहुत टाइम लगता है बाइंग एंड सेलिंग में, क्योंकि आपको पहले बंदा ढूंढना पड़ेगा, वो जो जिसके पास आपकी चीज है जो आपको चाहिए, फिर आपको भी वो बंदा चाहिए जिसके पास आपकी चीज हो जो आपको चाहिए। तो इसे बोलते हैं डबल कोइंसिडेंस ऑफ वांट। भारत, तो अब उसमें प्रॉब्लम आ जाएगा आपके लिए, आपकी जो इकोनॉमिक एक्टिविटी स्लो हो जाएगी, ग्रोथ भी स्लो हो जाएगी, आप तो रिसेशन की तरफ जाएंगे फिर। तो उसमें फिर बाद का तब लोगों को लगता है यार उतारो गवर्नमेंट। अब गवर्नमेंट का कसूर है या नहीं है, लेकिन हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से, क्योंकि अस्सलाम वालेकुम सर। डिजास्टर सिचुएशन आ जाती है, तो क्या होता है कि गवर्नमेंट खत्म हो जाती है, और कंट्री भी हो सकता है कि जो है ना बैंकरप्टी हो जाए, या वहां पर इकोनॉमिक एक्टिविटी बिल्कुल जीरो ही हो जाए, या ना होने के बराबर हो हाइपर इन्फ्लेशन। तो ये बहुत ज्यादा खतरनाक है। इसका मतलब है स्पीड ऑफ इन्फ्लेशन, रेट ऑफ इन्फ्लेशन पे भी डिपेंड करता है कि उसका इम्पैक्ट कितना बड़ा होगा। फिर रेट ऑफ इन्फ्लेशन एक्सिलरेटिंग है या स्टेबल है, मतलब इन्फ्लेशन बढ़ रही है या स्टेबल है। ठीक है, अगर तो स्टेबल है तो टेंशन नहीं है। टेंशन क्यों नहीं है, क्योंकि आपको प्रिडिक्ट करने की जरूरत नहीं है आगे क्या होगा। सर जो इन्वेस्टर्स होते हैं, फॉरेन इन्वेस्टर्स, उनको पता होता है कि इस मुल्क की जो इन्फ्लेशन और कितने रेट में इंक्रीज कर रही है सर, जिसकी वजह से वो अपना कॉस्ट प्लस प्राइसिंग मेथड लगा के प्राइसेस सेट कर सकते हैं और हायर अमाउंट ऑफ प्रॉफिट अर्न कर सकते हैं। वेयर एज अगर आपकी इन्फ्लेशन स्टेबल ही ना होगी तो इन्वेस्टर इन्वेस्ट नहीं करेंगे, क्योंकि वो प्राइसेस वगैरह सेट नहीं कर सकेंगे। हाँ, आप सही सेट नहीं कर सकेंगे, वो ठीक है। देखो, अब अगर आपको ये पता है कि इतनी कीमतें इस हिसाब से बढ़ रही हैं, तो आप उसी हिसाब से अपने प्रोडक्ट की भी तो प्राइस सेट करोगे ना, कि यार बढ़ रही है, अच्छा इतनी होगी तो आप। जी सर, यही तो मैंने कहा सर, कॉस्ट हाँ प्लस प्राइसिंग मेथड इसलिए तो इस्तेमाल होता है जिस लिहाज से चीजें महंगी होती हैं, फिर उसके ऊपर कॉस्ट डाल के अपना प्रॉफिट मार्जिन सेट करके प्राइसेस जो मार्केट में सेट करते हैं। हाँ, ये तब करेंगे अगर आप प्रिडिक्ट कर सको इन्फ्लेशन को। तो स्टेबल इन्फ्लेशन में तो प्रिडिक्ट करने की जरूरत ही नहीं है, वो तो चल रही है एक ही रेट पे, तो बिल्कुल इन्वेस्टर्स इनकरेज होते हैं और आसानी से कोई अनसर्टेनिटी नहीं होती। लेकिन अगर एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन है, बढ़ रही है तेजी से, तो फिर अब कितनी बड़ी है या कितनी हो जाएगी तो वो मुश्किल हो जाएगा, जिसकी वजह से इन्वेस्टर्स डिस्करेज होंगे कि यार अगर हमने कोई चीज इन्वेस्ट कर दी और बाद में चीजें महंगी हो गई, तो फिर हम अपने प्रॉफिट को या प्राइसेस को बढ़ाएंगे, क्या करेंगे, एक अनसर्टेनिटी है। हम उतना प्रॉफिट लेवल कैसे अचीव करेंगे, क्योंकि एक्सेलरेटिंग इन्फ्लेशन में ये भी तो होता है ना, आपने कहीं से लोन लिया है तो उस पर इंटरेस्ट भी देना है आपने, फिर आप जो प्राइसेस चार्ज कर रहे हैं वो प्राइसेस आपने बढ़ानी है या उसी पे बेचना है। तो ये एक प्रॉब्लम आ जाएगी आपको, क्योंकि आपने रॉ मटेरियल भी उठाना है, तो रॉ मटेरियल की कीमत पहले कुछ और थी या बढ़ गई है, तो अनसर्टेनिटी बहुत ज्यादा होगी कि आपका प्रॉफिट कहाँ, पहले आप 10 रुपए की चीज बेचते थे तो प्रॉफिट हो जाता था, अब आप 20 रुपए की भी बेच रहे हैं तो प्रॉफिट नहीं हो रहा। तो ये अनसर्टेनिटीज इन्वेस्टर्स को डिस्करेज करती हैं, तो इससे आपका क्या होगा कि जीडीपी गिरेगी, इकोनॉमिक ग्रोथ भी नीचे की तरफ जाएगी। अच्छा, फिर इन्फ्लेशन रेट जो है ना, एक बात वही, ये ऑलमोस्ट उससे मिलती जुलती है कि अनएंटिसिपेटेड अगर है तो डिजास्टर्स है, क्योंकि अनएंटिसिपेटेड का मतलब होता है कि आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे, जज नहीं कर सकते कि आगे प्राइसेस कितनी होंगी।
तो फिर आप अगर जज नहीं कर सकते तो फिर आप इन्वेस्ट कैसे करेंगे? अच्छा, उसमें एक और बात, अगर इसका ना ऑपोजिट होता है एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन। मतलब ऊपर तो हमने देख लिया ना, एक्सेलरेटिंग और स्टेबल, वो तो समझ आती है, बढ़ रही है और एक जगह एक ही रेट से, एक तेजी से बढ़ रही है और एक रेट से कीमतें बढ़ती जा रही हैं। यहाँ पर ये है कि अगर तो वो एंटिसिपेटेड है, आपको पता है कि प्राइसेस आगे जाकर डबल हो जानी है, अगर आपको ये पता है, इसे बोलते हैं एंटिसिपेटेड इन्फ्लेशन, कि वो एक्सेलरेटिंग होगी लेकिन आप इसको प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि अगले साल इतनी होगी। तो आप क्या करेंगे, गवर्नमेंट मिनिमम वेज बढ़ा देगी, जो फर्म्स हैं वो अपनी प्रोडक्ट्स की प्राइस को बढ़ा देंगे, जो बैंक्स हैं जो इंटरेस्ट रेट चार्ज कर रहे हैं वो उसको बढ़ा देंगे, जो गवर्नमेंट है, जो मैंने आपको बताया था टैक्स ब्रैकेट, वो कहेगी यार 5 लाख नहीं, अब कीमतें बढ़ रही हैं तो इनकम भी बढ़ानी है, तो टैक्स ब्रैकेट को ऊपर ले जाओ 6 लाख पे। तो जो पेंशनर्स हैं उनकी भी पेंशन बढ़ा दी गवर्नमेंट ने, अपने जो एम्प्लॉइज हैं जो अपने उनके पब्लिक सेक्टर में काम कर रहे हैं उनकी वेजेस बढ़ा दी, उतनी कितनी जितनी की इन्फ्लेशन आपकी आगे आपको नजर आ रहा है कि इतनी हो जाएगी। तो ये तो समझ आता है, इससे लोगों का लिविंग स्टैंडर्ड एक जितना रहेगा, इकोनॉमी में भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा और जो ट्रेडिंग एक्टिविटी है वो एज इट इज चलती रहेगी। लेकिन अगर वो अनएंटिसिपेटेड है, आपको पता ही नहीं, अचानक बढ़ गई, तो अचानक तो कुछ भी नहीं हो सकता ना। तो अचानक वही जो पेंशनर्स हैं, जो पब्लिक सेक्टर के एम्प्लॉइज हैं, जिसने लोन लिया हुआ है या दिया हुआ है, तो सब जो है ना उनके लिए अनसर्टेनिटी आ जाएगी। तो इसलिए फिर ये पहिया चलाना इकोनॉमी का मुश्किल हो जाएगा और फिर ट्रेडिंग या इकोनॉमिक एक्टिविटी जो है ना वो नहीं होगी, स्लो डाउन हो जाएगी, क्योंकि एवरीबॉडी इज हेजिटेंट टू इन्वेस्ट मनी। तो ये प्रॉब्लम आ जाएगा। अच्छा, फिर इन्फ्लेशन रेट को, अगर एक और बात, इन्फ्लेशन रेट का इम्पैक्ट देख रहे हैं ना, तो आप देखें दूसरे मुल्कों में इन्फ्लेशन कितनी है। जैसे मैंने अभी बताया कि इंडिया में हमारे यहाँ 40% है, इंडिया में 6% है। तो इसका मतलब हमारे यहाँ ज्यादा है और बहुत ज्यादा है। क्यों? क्योंकि हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत कम है। अच्छा, हमारे मुल्क में फर्ज किया 20% है, हमें लग रहा है ज्यादा है, लेकिन हमारे जितने करीब करीब मुल्क हैं जिनसे हम ट्रेड करते हैं वहां पर 50% है। तो फिर हमारी इन्फ्लेशन 20% होने के बावजूद भी बुरी नहीं है उतनी, क्योंकि हमारी चीजें अभी भी सस्ती हैं, तो हमारी एक्सपोर्ट ज्यादा होगी, क्योंकि बाकी मुल्कों में उससे भी ज्यादा इन्फ्लेशन है। तो आप इन्फ्लेशन कंपेयर करते हैं दूसरे कंट्री से और फिर देखते हैं कि ये इसका इम्पैक्ट ज्यादा बुरा है कि नहीं। तो इस तरह से देखा जाता है। तो ये भी अच्छा, आगे ना, वैसे तो रीसेंट रिडक्शन यहाँ क्या होनी, आजकल तो वैसे पूरे मुल्क में इन्फ्लेशन है, ये पता नहीं किताब कब लिखी है, लेकिन ग्लोबल इन्फ्लेशन कम हो सकती है किस वजह से? ये क्या हो गया, हाथ शायद मेरा लग गया। अच्छा, तो रीसेंट रिडक्शन हो सकती है अगर टेक्नोलॉजी आपकी नहीं आ गई है, तो टेक्नोलॉजी तो कॉस्ट बचाती है ना, ऑफ कोर्स आपको पता ही है। इसी तरह से आप जो है ना वो एग्रीगेट डिमांड अगर आपकी बढ़ रही है तो उसको मीट करने के लिए एग्रीगेट सप्लाई भी आप बढ़ा सकते हैं। लेकिन बढ़ाएंगे कैसे? अगर आपके पास वो रिसोर्सेज आइडल पड़े हुए हैं या टेक्नोलॉजी ऐसी है, फिर ही होगा ना। अच्छा, फिर अगर जिस तरह आजकल हो रहा है वर्ल्ड वाइड कॉम्पिटिशन अगर बढ़ेगा, ठीक है, पूरी दुनिया से ब्रांड आ रहे हैं आपके कंट्री में, तो तब भी कीमतें आपको कम ही रखनी पड़ेगी, वरना आप कंपेरेटिव नहीं होंगे। अभी जो गाड़ियां आई हैं, तो अब इतनी गाड़ियां रेंज, अब तो ये खर्च चलो और वजह हो गई ना सर कि ऐसा कैसे हो सकता है सर, है कि ब्रांड पाकिस्तान में लॉन्च होता है सर, तब तो उसकी जो प्राइसेस हैं वो ओवरऑल सेम प्राइस लॉन्च होती है, तो अगर वो प्राइसेस हाई सेट होंगी तब तो इन्फ्लेशन आपके मुल्क में आएगी ना। तो हाई सेट नहीं ना होंगी, यही तो कहना चाह रहा हूँ। जब आपको ये पता हो कि आपके मुल्क में कंपटीशन बहुत ज्यादा आ गया है और पूरी दुनिया से ब्रांड आ रहे हैं, तो आप अपनी कीमत को रिलेटिवली कम रखेंगे, ज्यादा नहीं करेंगे, यही तो बता रहा हूँ आपको। अच्छा, तो अब आप यही तो बता रहा हूँ, ये 50 से 70-80 लाख में पहले कौन सी गाड़ियां होती थी, ये एसयूवी टाइप या क्रॉस ओवर? पहले तो फॉर्च्यूनर या प्राडो ही होती थी ना, अब कितनी आ गई। और अब ये जो कीमतें बढ़ी हैं गाड़ियों की, ये और वजह है। इसको छोड़ दो फिलहाल, ये तो बुल क्राइसिस में आया है ना, वरना कंपटीशन में कीमतें कम ही होती हैं। अच्छा, तो एक ये वजह होती है अगर पूरे दुनिया में ऐसा होना शुरू हो जाए तो। अच्छा, इसी तरह अगर आप ही कहें ट्रेड यूनियन जो मेंबरशिप है वो कम हो जाए दुनिया में, तो फिर जो वर्कर्स हैं वो निगोशिएट नहीं करेंगे या नई पोजीशन में होंगे, तो वो वेजेस भी ज्यादा डिमांड नहीं करेंगे। बहरहाल ये कोई इतना इंपॉर्टेंट चीज नहीं है कि मैं आपको इसको डिटेल में बताऊं, लिखा हुआ था मैंने कहा बता दूं। अच्छा हाँ, ये अब एक्सटेंशन थोड़ी सी आ गई कि डिफ्लेशन के कॉन्सिक्वेंसेस, ये भी वही है, इन्फ्लेशन का ऑपोजिट है ना। डिफ्लेशन का मतलब नेगेटिव इन्फ्लेशन, ठीक है। तो डिफ्लेशन से आपने याद रखना है कि बर्डन ऑफ डेट बढ़ता है। बर्डन ऑफ डेट कैसे बढ़ता है, क्या वजह सर है? जब आपके मुल्क में प्रोडक्शन ही नहीं हो रही होगी, जब आपकी प्राइसेस नीचे होंगी, आपकी एग्रीगेट डिमांड नहीं होगी, तो जो प्रोड्यूसर हैं वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे। जब वो प्रोड्यूस नहीं करेंगे सर, तो गवर्नमेंट का उसको अर्निंग नहीं होगी, टैक्सेस नहीं आएंगे, तो वो जो है ना फॉरेन पे पैसे नहीं भेज सकेगी, डेट आपकी बढ़ती रहेगी। हाँ, बात आपकी वैसे सही है कि डिफ्लेशन से प्रोड्यूसर चूंकि डिस्करेज होंगे, जब बन ही कुछ नहीं रहा,
और बिक भी नहीं रहा, और तो गवर्नमेंट को टैक्सेस भी नहीं मिलेंगे, तो गवर्नमेंट ने तो अपना, गवर्नमेंट को तो फंड्स चाहिए मुल्क चलाने के लिए, तो वो फिर उसको लोन लेना पड़ जाएगा। बात तो ठीक है आपकी। अच्छा, लेकिन एक और पॉइंट बनता है, वो ये कि जब होता ये है, ये तो है ना इफेक्ट बता दिया आपने। मुझे बताओ, मैंने आज की तारीख में आपसे 50,000 रुपए लिए, उस वक्त 50,000 से एग्जाम्पल है कि एक बाईसाइकिल आती है, मैंने आपको 2 साल बाद वो 50,000 वापस करने हैं, डिफ्लेशन हो रही है, ठीक है सर जी। सर वो लेंडर को अपनी बात रिपीट करना, जो है ना बेनिफिट हो मसला आ जाएगा। गया था। शुएब क्या कह रहे हो आप? नेटवर्क इशू आ गया था, अपनी बात रिपीट कर देंगे दफा। अच्छा, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि बर्डन ऑफ डेट बता रहा हूँ कि डिफ्लेशन में बर्डन ऑफ डेट कैसे बढ़ता है। ये जो अभी हमजा ने बताया ना, ये है बर्डन ऑफ डेट कंट्री का, ठीक है, ये बर्डन ऑफ डेट है कंट्री का। मैं बात करूंगा अभी इंडिविजुअल लेवल पे। तो अगर मैंने आज की डेट में, सर इंडिविजुअल लेवल से बात आसान है सर। अगर आप मुझसे 50,000 लेते हैं सर, 2 साल बाद अगर इन्फ्लेशन रेट कम हो जाएगा सर, फिर जो मेरी मनी, आपकी जो मनी की वैल्यू है सर, आप आपके लिए 50,000 कमाना सर फिर मुश्किल हो जाएगा। हाँ, मनी की बढ़ गई ना, मतलब इन्फ्लेशन कम नहीं हुई, डिफ्लेशन हो गई है, जी कीमतें सर, गिर रही हैं। सर डिफ्लेशन हुई है डिफ्लेशन हुई है सर। ना सर, जब डिफ्लेशन हुई है जो इन्फ्लेशन जो सर, इन्फ्लेशन में मनी की आपकी जो वैल्यू करेंसी कम की होती वैल्यू। है और सर डिफ्लेशन में मनी की वैल्यू ज्यादा होती है। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही होता है। तो इसका मतलब है, अगर आज की डेट में मैं 50,000 रुपए दूंगा आपको, और उस वक्त फर्जी उस 50,000 से एक बाईसाइकिल आती है, या चलो एक मोटरसाइकिल आती है, तो जब 2 साल बाद आप मुझे वापस करने लगोगे, क्योंकि डिफ्लेशन चल रही है, उस वक्त 50,000 की वैल्यू बढ़ गई है इन रियल टर्म। उस वक्त उससे एक गाड़ी आ रही है, एग्जाम्पल दे रहा हूँ, क्योंकि कीमतें जो नीचे जा रही हैं, अब 50,000 से गाड़ी आ रही है। तो इसका मतलब है, जब मैंने पैसे, जब बर्डन ऑफ डेट की बात करें, जब मैंने आपसे पैसे लिए, तो उस वक्त मैंने 50,000 यानी कि मोटरसाइकिल की वैल्यू के बराबर पैसे लिए, और जब वापस कर रहा हूं तो पैसे वैल्यू की शक्ल में तो उतने ही आ रहे हैं 50,000, लेकिन मैं अब गाड़ी की वैल्यू के बराबर पैसे वापस कर रहा हूं। इसका मतलब है कि मेरा नुकसान, मेरा डेट बढ़ गया। ये मैं बताना चाह रहा हूँ। अच्छा, इसी तरह से आप ये कह लें कि इससे जो रियल रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो भी बढ़ जाता है। अच्छा, वो कैसे बढ़ता है, जरा इसको भी मैं आपको जल्दी से समझा देता हूँ। ये देखिए सर अभी वो है ना, क्या जैसे डिफ्लेशन से डिफ्लेशन से प्लस हो जाएगा। हाँ जी, वही बता रहा हूँ कि अगर आपने रियल इंटरेस्ट रेट निकालना है, तो हमने क्या पढ़ा था कि आप नॉमिनल इंटरेस्ट रेट में से इन्फ्लेशन को निकाल दें तो रियल इंटरेस्ट रेट आ जाता है, ठीक है। तो फॉर्मूला में लिख रहा हूँ अभी, ठीक है, फॉर्मूला में लिख रहा हूँ, नॉमिनल इंटरेस्ट रेट माइनस, अगर ब्रैकेट डाल रहा हूं मैं, ठीक है, इन्फ्लेशन। ठीक है जी, ये फॉर्मूला होता है ना, हमने कल भी पढ़ा है, इससे पहले भी बात की है। अब चूंकि डिफ्लेशन है, तो अब मैं आपको नॉमिनल इंटरेस्ट रेट एक दे रहा हूं, वो है जी, फर्ज किया 6% माइनस, आगे अब इन्फ्लेशन नहीं हो रही, डिफ्लेशन हो रही है, फॉर्मूला यही रहेगा। तो अब डिफ्लेशन का मतलब है नेगेटिव इन्फ्लेशन। तो अब क्या होगा कि जो अंदर क्या लिखूंगा, -4%, क्योंकि इन्फ्लेशन को तो नेगेटिव इन्फ्लेशन बोलते हैं। तो माइनस अंदर भी है, माइनस बाहर भी है, तो क्या हो जाएगा, ये माइनस माइनस बता दो, ऐड प्लस हो हो गया। जाएगा। तो जी ये 6% प्लस 4%, जो अभी माशाल्लाह राहिम ने भी बताया है 10%। इसका मतलब है आपका नॉमिनल इंटरेस्ट रेट तो 6% ही है, लेकिन डिफ्लेशन के पीरियड में आपका रियल इंटरेस्ट रेट कम होने के बजाय ज्यादा हो गया, 10% में चला गया। इसका मतलब है कि जो बोरोअर है, जो बोरो कर रहा है और उसने इंटरेस्ट रेट पे करना है, उसका नुकसान हो रहा है। वो दे तो 6% रहा है, लेकिन डिफ्लेशन की वजह से उसको रियल टर्म में 10% देना पड़ रहा है। और जो लेंडर है उसका फायदा हो रहा है, इन्फ्लेशन का ऑपोजिट हो रहा है ना, कि वो ले तो 6% रहा है, लेकिन रियल टर्म में उसको 10% मिल रहा है। तो ये समझना है, इन्फ्लेशन में ऑपोजिट होता है, लेंडर को नुकसान होता है और बोरोअर को फायदा होता है इन्फ्लेशन में, और डिफ्लेशन में ऑपोजिट, लेंडर को फायदा होता है और बोरोअर को नुकसान होता है। ठीक है, ये आपने बात याद रखनी है। तो अब वापस आता, तो ये लिखा है रियल इंटरेस्ट रेट जो है वो क्या हो जाएगा, डिफ्लेशन में बढ़ जाएगा, ठीक है। तो रियल इंटरेस्ट रेट होता क्या है?
यार रियल इंटरेस्ट रेट ये होता है कि इन्फ्लेशन के इफेक्ट को माइनस कर दें उस इंटरेस्ट में से, तो रियल इंटरेस्ट रेट आ जाएगा। रियल इनकम, रियल वेज, रियल इंटरेस्ट रेट, रियल का वर्ड आ रहा है ना, तो इसका मतलब है इन्फ्लेशन के इफेक्ट को निकाला गया उसमें से। तो अब ठीक है सर, तो बात सुनो ना, इससे तो रियल जीडीपी भी बढ़ जाएगी। नहीं बढ़ेगी ना। अरे भाई आपको अभी बताया, पहले बात सुनो, मुझे बताओ जब रियल इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, किसका बढ़ रहा है डिफ्लेशन में, तो क्या बोरोअर बोरो करेगा? वो तो कहेगा यार मुझे तो नुकसान हो रहा है। जी तो सर, बोरोअर जब इन्वेस्टमेंट बोरो नहीं करेगा तो ना कंजम्पशन होगी ना इन्वेस्टमेंट होगी। तो ये दोनों किसके कंपोनेंट है? एग्रीगेट डिमांड के। तो एग्रीगेट डिमांड डिमांड के। बढ़ेगी। जब एग्रीगेट डिमांड नहीं बढ़ेगी तो प्रोड्यूसर प्रोड्यूस करके क्या करेगा? वो भी नहीं बनाएगा। तो इससे आप सप्लाई इंक्रीज हो जाएगी ना सर डिमांड से, तो प्राइसेस कम होगी, जिससे डिमांड फिर बढ़ेगी और इस तरह जो जीडीपी है वो फिर राइज कर जाएगी। आप बात सुनो, आप समझ नहीं रहे। आपको मैं बता रहा हूँ यहाँ प्राइसेस कम नहीं हो रही, यहाँ डिमांड कम हो रही है तो प्राइसेस गिरती जा रही हैं। अगर ये रीजन है, ये बता रहा हूँ ना आपको मैं, तो फिर इकोनॉमिक ग्रोथ कैसी होगी? इकोनॉमिक ग्रोथ हो सकती है एक सूरत में, सुनो फिर आप जो कह रहे हो वो क्या है। अगर डिफ्लेशन का रीजन है कि सप्लाई बढ़ रही है, आपके पास लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ गई है, आपको इंपोर्टेड कुछ कैपिटल इक्विपमेंट ऐसी मिली है जो कि कॉस्ट सेविंग है, जिसने आपकी कॉस्ट कम कर दी है, आपके पास इमिग्रेट करके स्किल्ड वर्कर्स आ रहे हैं जो बहुत प्रोडक्टिव है, उससे कॉस्ट कम हो गई है, तो फिर सप्लाई बढ़ेगी और उससे कीमतें नीचे को जाएंगी। सही है। तो ये तो समझ आती है कि सप्लाई बढ़ने से डिफ्लेशन हुई है, तो ये बुरी नहीं है इतनी। लेकिन मैं जो बात कर रहा हूं कि डिफ्लेशन हो रही है क्योंकि एग्रीगेट डिमांड गिर रही है, और एग्रीगेट डिमांड गिर रही है तो, और उस वजह से कीमतें गिर रही हैं, तो फिर कीमतें गिर रही हैं तो फिर प्रोड्यूसर क्यों बनाएगा जब डिमांड ही नहीं है और कीमतें भी गिर रही हैं? उसका तो कोई फायदा नहीं हो रहा। तो ये हम बात कर रहे हैं। अच्छा, तो इसका मतलब है कि डिफ्लेशन का जो इफेक्ट है ना, वो डिपेंड करता है कॉज ऑफ डिफ्लेशन। ये भी हम बात करने लगे। ठीक है, कॉज मतलब डिमांड कम होने से डिफ्लेशन हो रही है या सप्लाई बढ़ने से डिफ्लेशन हो रही है, अभी इसमें बात करते हैं। ठीक है। अच्छा, एक चीज रह गई अभी, मेन्यू कॉस्ट। तो इसमें भी मेन्यू कॉस्ट आ जाएगी, क्योंकि जब कीमतें कम हो रही हैं तो आपको बार बार कम कीमतें लगानी पड़ेगी ना, वरना तो लोग कहेंगे यार ये कीमतें कम हो रही हैं, आपने वही कीमत रखी हुई है, हम नहीं बाय करते आपसे। तो इसमें भी मेन्यू कॉस्ट आ जाती है। अच्छा, अब गौर करें, डिफ्लेशन गुड भी होती है बैड भी होती है, जैसे मैं आपको बताया, अभी आपने सवाल पूछा तो बता रहा हूँ। गुड डिफ्लेशन क्या होती है? अगर डिफ्लेशन हो रही है एग्रीगेट सप्लाई के बढ़ने से, ठीक है, कॉस्ट कम हो गई फॉर सम रीजन, तो एग्रीगेट सप्लाई राइट पे शिफ्ट कर गई। ठीक है, और राइट पे शिफ्ट करने से क्या हुआ कि जीडीपी बढ़ गई। तो अगर डिफ्लेशन हो रही है एग्रीगेट सप्लाई बढ़ने से, यानी कीमतें कम हो रही हैं, तो ये अच्छी है क्योंकि जीडीपी तो बढ़ती जा रही है। ठीक है, आगे हम और बढ़ा दें, आप एग्रीगेट सप्लाई को यहां ले जाओ, इसको AS2 कर दो, तो ये देखो आपकी जीडीपी और बढ़ गई, प्राइसेस और। अच्छा, ये तो अच्छी है। अच्छा, लेकिन बैड कौन सी है? जैसे मैं बताया, जहां पर एग्रीगेट डिमांड की वजह से डिफ्लेशन हो रही है, वो देखो ये यहाँ क्या हो रहा है, एग्रीगेट डिमांड कम हो गई है। क्यों कम हो गई? कोई भी वजह, कंजम्पशन कम हो गई, इन्वेस्टमेंट कम हो गई, गवर्नमेंट स्पेंडिंग कम हो गई, वो कोई भी रीजन है जिसकी वजह से कम हो गई है। ठीक है। अच्छा, तो कोई भी कंपोनेंट है एग्रीगेट डिमांड का जो कम हुआ है, और उन कंपोनेंट की कम होने की वजह आपको पता है, वो भी हो सकती है। जैसे मुल्क में बिजनेस करने के लिए जो हालात हैं, जो एनवायरनमेंट है, इज नॉट कंड्यूसिव। सर सिंपल सी बात है, अगर मुल्क में रिसेशन चल रहा है तो कोई बंदा इन्वेस्ट नहीं करेगा, जिसका से इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, ग्रेट डिमांड वो राइज करेगी, सप्लाई जो सेम रहेगी। हाँ रही, रिसेशन नहीं भी चल रहा, या आपको लगता है अनसर्टेनिटी है, पॉलिटिकल अनरेस्ट है, गवर्नमेंट आ रही है जा रही है, तो लोग नहीं इन्वेस्ट कर रहे, नहीं इन्वेस्ट कर रहे, तो एग्रीगेट डिमांड नीचे को जाएगी, नीचे को जाएगी तो प्राइसेस तो कम होंगी, साथ में जीडीपी भी कम हो जाएगा। तो इसलिए ये बैड डिफ्लेशन। अच्छा, और मैंने आपको बताया, अच्छा, तो एग्रीगेट डिमांड तो इसलिए कम होती है। सप्लाई क्यों बढ़ सकती है? मैंने आपको बता दिया, कोई नई टेक्नोलॉजी आ गई, कोई जो वर्कर्स हैं वो अब ज्यादा पेचीदा अगर नहीं डिमांड कर रहे, या आपको प्रोडक्टिव वर्कर्स बाहर से मिल रहे हैं, या वर्कर्स अब ट्रेंड आ रहे हैं क्योंकि गवर्नमेंट ने जो है वो उनको ट्रेनिंग दे रही है, कोई भी रीजन जिससे आपकी कॉस्ट कम हो जाएगी, एग्रीगेट सप्लाई राइट पे चली जाएगी। तो ऐसे एक ये भी इफेक्ट आ सकता है ना एक डिफ्लेशन का, कि अगर मतलब आपकी फॉरेन मार्केट में आपकी प्रोडक्ट सस्ती हो जाएंगी तो एक्सपोर्ट ज्यादा हो जाएगी, तो हो सकता है आपका बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव कर जाए। डिफ्लेशन में हाँ जी सर।
हाँ बात तो आपकी ठीक है, लेकिन लॉन्ग रन में ये होना नहीं है, क्योंकि लॉन्ग रन में अगर कीमतें गिरती जाएंगी तो प्रोड्यूसर तो कहेगा भाई ये तो डिस्करेज, ये तो जी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि उसने अगर मतलब माल, ये कह के साथ शॉर्ट टर्म की बात भी करते हैं ताकि दोनों बातें उसकी हो जाए। हाँ क्योंकि देखो ना, अगर अगर आपने आप बात सुनो, माशाल्लाह आप कारोबारी बंदे हो, अगर आपने माल उठाया हुआ है जो महंगा था, आगे सस्ता हो रहा है, तो आप महंगा माल उठा के उसको सस्ता कैसे बेचोगे आगे, क्योंकि आगे तो कीमतें कम हो रही हैं। जी सर फिर अच्छा, इन्फ्लेशन वर्सेस डिफ्लेशन अच्छी कौन सी है ओवरऑल, तो वो आपको पता है, इन्फ्लेशन ज्यादा अच्छी है, कौन सी वाली, स्टेबल वाली। हाँ स्टेबल वाली, वो शॉर्ट रन में भी अच्छी है, लॉन्ग रन में भी सर अच्छी पर है। आप ये भी तो कहते हैं डिफ्लेशन भी अच्छी है, लेकिन गुड डिफ्लेशन जिसको आप कहते हैं, जिसका सप्लाई हाँ वाली जो है। कह सकते हैं ये, लेकिन लॉन्गर रन में डिफ्लेशन भी अच्छी, सर लॉन्गर रन अगर में, सर अगर लो डिफ्लेशन हो, लो मतलब यानी कि इतनी ज्यादा नेगेटिव टर्म्स में ना हो, वही बता रहा तो हूँ ना, फिर वो सुनो तो बात तो सुनो, लॉन्गर रन में डिफ्लेशन गुड बैड कोई नहीं होती, वो बैड ही होती है। देखो बात सुनो, अगर स्लो हो रही है ना, तो जो आपका ओनर है, जो प्रोड्यूसर है, वो बड़े चालाक होते हैं ना, वो कहते हैं यार कीमतें कम, वो तो सारा हिसाब किताब रखते हैं, मुलाजिम कहाँ रखते हैं, अच्छा सैलरी मिल रही है ठीक है, अच्छा यार हम खरीद महंगी रहे हैं, बेच सस्ती रहे हैं, तो कौन करेगा ऐसे, कोई बिजनेसमैन करेगा ऐसे। तो नहीं सर। हाँ, तो लॉन्गर रन में उन्होंने यही करना है कि वो डिस्करेज ही होंगे। अच्छा अब सुनिए, चैप्टर हमने कर दिया पूरा, ठीक है, इन्फ्लेशन वाला। चलिए हम अच्छा, फिर बाद में करेंगे, आप वहां से चेक कर लें पिछले चैप्टर के, आपने वो भी नहीं किए। और नहीं वो अभी नहीं करने, वो अगले वीक में अब होंगे इकट्ठे ही। अच्छा, अब आपको बता रहा हूँ, ये ना, ये एमसीक्यूज आपने करने हैं, आपके पास बुक मौजूद है, ठीक है, ये सारे एमसीक्यूज आप करेंगे, और मुझे आपने ना आंसर भेज देने हैं, ठीक है, अपना व्हाट्सएप पे, करने के बाद, और जो इसके क्वेश्चंस है ना, एमसीक्यूज ये वाले करने हैं, 10 एमसीक्यूज हैं, ठीक है, 10 हैं, और जो क्वेश्चंस है ना वो मैं आपको अलग से भेजूंगा, और वो आपको वो भी करने होंगे, और डेडलाइन है सैटरडे मिडनाइट। और हम मंडे वाले दिन सबसे पहला काम क्या करेंगे, जो पुराना काम है उसको डिस्कस करेंगे, और इसको भी डिस्कस करेंगे, एक आध दिन लग जाए कोई बात नहीं, लेकिन ये ज्यादा जरूरी है। अच्छा अब हम आगे चल रहे हैं असल में, ठीक है, आपको इसलिए बता दिया। सर जी आगे क्या जब शुरू करने लगे हैं? नहीं, वो बहुत छोटा सा चैप्टर है तो इसलिए जल्दी से हो जाएगा। वो क्या जी, आगे सुने, गवर्नमेंट मैक्रो इकोनॉमिक इंटरवेंशन। अच्छा, अब गवर्नमेंट इंटरफेयर करती है इकोनॉमी में, उससे पहले हमें क्या समझना है कि गवर्नमेंट के इकोनॉमिक ऑब्जेक्टिव्स कौन से होते हैं, वो हमें पता है, ओ लेवल में भी आपने पढ़ा हुआ है, ठीक है, मैं जल्दी से आपको दिखाता हूँ, और इसको हम जल्दी गो थ्रू कर लेते हैं। प्राइस सर स्टेबिलिटी फिस्कल आपको, मॉनेटरी और सप्लाई साइड पॉलिसी वाली की बात कर रहे हैं। हाँ हाँ, वो फिजिकल मॉनेटरी और सप्लाई साइड जो पॉलिसीज है ना, वही आगे पढ़नी है, वो मैं अभी आज नहीं बता रहा, आज सिर्फ ये बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट को कौन से ऑब्जेक्टिव अचीव करने होते हैं, उनको अचीव कैसे किया जाता है, वो पॉलिसीज हैं, वो हम अगले चैप्टर में पढ़ेंगे। आज सिर्फ ऑब्जेक्टिव की बात के, ये ऑब्जेक्टिव रखे क्यों हैं, अचीव कैसे होंगे, पॉलिसीज अगले चैप्टर में। अच्छा, प्राइस स्टेबिलिटी आपको पता ही है कि प्राइस स्टेबिलिटी जरूरी क्यों है, क्योंकि आप हमने पढ़ लिया है, बताने वाली कोई खास बात नहीं है इसके अंदर। प्राइसेस स्लो बढ़ेंगी तो प्रोड्यूसर भी इनकरेज होगा, और वर्कर्स भी ज्यादा वेज डिमांड नहीं करेंगे, और रियल इनकम भी आपकी कम नहीं होगी, तो लिविंग स्टैंडर्ड भी बढ़ेगा, जीडीपी भी बढ़ेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ भी होगी, प्रॉब्लम नहीं है। तो ना जीरो इन्फ्लेशन अच्छी होती है, ना डिफ्लेशन अच्छी होती है, ये आपको पता है, मैं बता नहीं रहा क्योंकि पहले बात बहुत दफा हो चुकी है उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा हाँ, एक चीज बताऊंगा कि गवर्नमेंट जो है ना, बाज़ औक़ात क्या करती है कि इन्फ्लेशन टारगेट रख लेती है, मतलब कि अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है ना, आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, तो गवर्नमेंट क्या करती है, भाई हमने इस साल इन्फ्लेशन को 15% है, हमने इसको 6% पे लेके आना है, अभी लेके कोई नहीं आए, ठीक है, अब हेलो। अच्छा लेके कोई नहीं आए, लेकिन क्या होगा कि लोग कहेंगे, अगर लोगों को ट्रस्ट है गवर्नमेंट पे, तो वो कहेंगे अच्छा यार, अगर गवर्नमेंट ने प्लान कर लिया है कि 6% पे लाएंगे, तो इसका मतलब है आ जाएगी, तो वर्कर ज्यादा वेजेस डिमांड नहीं करेंगे, और कहेंगे यार ठीक है अभी बढ़ रही है तो क्या हुआ, आगे गवर्नमेंट ने कम कर देनी है, तो उससे भी आपकी इन्फ्लेशन नहीं बढ़ेगी, और इन्फ्लेशन कंट्रोल होने में हेल्प मिलेगी, लेकिन ये तब जब अवाम को ये ट्रस्ट हो कि गवर्नमेंट जो है वो इन्फ्लेशन को कम कर लेगा। तो इन्फ्लेशन कम करने के लिए गवर्नमेंट के इदारे जो है ना वो बड़े इंपॉर्टेंट है, फाइनेंस डिपार्टमेंट है, आपका सेंट्रल बैंक है, जो ये काम करते हैं, जो पॉलिसीज बनाते हैं। अच्छा, पॉलिसीज को बाद में पढ़ेंगे हम, खैर। अच्छा, अब एक तो ये बात होगी, दूसरा इसी तरह लो अनएम्प्लॉयमेंट का ऑब्जेक्टिव है, ये क्यों जरूरी है आपको पता ही है, भाई लो अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगी, अच्छा मैं ना, लो अनएम्प्लॉयमेंट अगर होगी तो इससे क्या क्या अचीव होता है जी हमें, एक सर आप अनएम्प्लॉयमेंट, प्रोडक्शन ज्यादा होगी। लिविंग स्टैंडर्ड बेहतर हो जाएंगे। बिल्कुल, एक डिमांड भी तो है, बढ़ जाएगी और सर लिविंग टैक्स स्टैंडर्ड रेवेन्यू भी बढ़ेगा। वेरी गुड, टैक्स रेवेन्यू तब बढ़ेगा, तो पॉवर्टी कम हो जाएगी।
हाँ, तो ये आपको पता है और इसको डेवलप भी आप कर सकते हो कि टैक्स रेवेन्यू बढ़ेगा तो गवर्नमेंट उसको इस्तेमाल करेगी पब्लिक वेलफेयर के लिए, स्कूल पे, जी एजुकेशन सर पे होता है ये। वगैरह। तो ये आसान है, मेरे ख्याल है ये तो ओ लेवल में ही पड़ा हुआ है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। अच्छा, और गवर्नमेंट अनएम्प्लॉयमेंट कम करने के लिए वर्कर्स को ट्रेनिंग भी दे सकती है, वर्कर्स को इन्फॉर्मेशन भी दे सकती है कहाँ कहाँ अपॉर्चुनिटीज मौजूद हैं, और जो स्किल वो लैक कर रहे हैं उनको वो ट्रेनिंग देकर वो स्किल सिखा भी सकती है। तो इस तरह से अनएम्प्लॉयमेंट गवर्नमेंट कम कर सकती है। लेकिन अनएम्प्लॉयमेंट कम होने का फायदा क्या है वो हमने देख लिया। अच्छा, अनएम्प्लॉयमेंट कम होने से एक और भी फायदा होता है, और वो ये है कि वो ठीक है, रिसोर्स वेस्ट नहीं होता, जीडीपी बढ़ती है, वो क्राइम रेट कम हो जाता है, क्योंकि लोगों को जब नौकरियां मिल रही हैं तो फिर क्राइम क्यों करना है किसी ने, सबको नौकरी मिली हुई है। अच्छा, सर सोशल अनरेस्ट नहीं होता सर, स्ट्रेस हाँ, वगैरह, एंजाइटी, डिप्रेशन। बिल्कुल सही है, लेकिन एक चीज और, बिल्कुल सही कह रहे हो, लेकिन एक चीज कि गवर्नमेंट लो अनएम्प्लॉयमेंट में सिर्फ इस बात पे तवज्जो नहीं देती कि हमने अनएम्प्लॉयमेंट कम करनी है, इस बात पे भी कि लोगों को जो एम्प्लॉयमेंट मिले वो अच्छी मिले। मतलब अगर एग्जांपल लोगों को नौकरियां मिल रही हैं, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है, लेकिन नौकरी मिल रही है बहुत ही मामूली सी, जिसमें पैसे बहुत ही थोड़े से मिलते हैं, तो वहां अनएम्प्लॉयमेंट तो कम हो रही है, लेकिन लिविंग स्टैंडर्ड तो कोई नहीं बढ़ने वाला। तो इसलिए गवर्नमेंट को ये भी देखना है कि एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज भी हो, अनएम्प्लॉयमेंट कम हो, लेकिन वो जो अनएम्प्लॉयमेंट कम हो रही है उसमें जॉब्स जो मिल रही हैं वो किस क्वालिटी की है, क्या उससे स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा। मजबूर होकर कोई काम कर रहा है लेकिन रोटी उसकी 2 वक्त की भी नहीं चल रही, लेकिन काम नहीं है तो कोई तो काम करेगा ना, तो उससे तो स्टैंडर्ड लिविंग में कोई खास फर्क नहीं आने वाला। तो गवर्नमेंट ये भी देखती है कि क्वालिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट कैसी है, खाली क्वांटिटी ऑफ एम्प्लॉयमेंट नहीं देखना कि एम्प्लॉयमेंट बढ़ रही है भाई, बढ़ रही है तो कौन सी जॉब्स में लोग ज्यादा एम्प्लॉय हो रहे हैं, वो अच्छी जॉब्स हैं या बिल्कुल मामूली सी जॉब्स हैं। अच्छा, इसी तरह इकोनॉमिक ग्रोथ है, ये भी आपको पता है इकोनॉमिक ग्रोथ से क्या फायदा होता है, जीडीपी, स्टैंडर्ड लिविंग बढ़ेगी, लोगों को ज्यादा गुड्स अवेलेबल होंगी, अपनी नीड्स एंड वांट सेटिस्फाई करेंगे, लिविंग स्टैंडर्ड सर बढ़ेगा। मतलब जो टॉपिक हमने पहले पढ़े हुए हैं उन्हीं पे हम लोगों ने समराइज करके बताना है, हाँ ये जी, लिखा हुआ है। हाँ जी, तो उसको एक्सपोर्ट्स एक्सपोर्ट्स बढ़ेंगी, बैलेंस ऑफ पेमेंट इंप्रूव होगा, ये आपको सारा अच्छे से इस बारे में पता सर है। लेकिन सारे एडवांटेजेस ही इसके बताना है, कोई डिसएडवांटेजेस बता सकते हैं नहीं नहीं, आपने तो ये ऑब्जेक्टिव बता रहे हैं कि गवर्नमेंट ये ऑब्जेक्टिव क्यों रखती है, तो फायदे ही बताएंगे ना। ठीक है सर। अच्छा, तो और इकोनॉमिक ग्रोथ क्यों अच्छी होती है, इसी तरह आगे अगर हम चलें तो ये खत्म हो गया हमारा, ये मैंने आपको बताना था, तो ये चैप्टर भी हमारा खत्म हो गया। और ये इसके अगर एमसीक्यूज में भी आपको नहीं दे रहा, ये आगे पॉलिसीज हैं जो हम आगे से स्टार्ट करेंगे, नया टॉपिक है। तो आपके सर पास इसके सर एमसीक्यूज भी खैर दे है दें। सर,